हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमिक क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सहखंडज क्या है या सहगुणनखंडज क्या है और उपसारणिक क्या है, ये मैंने पढ़ाया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखा है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह को एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर कोई आव्यूह ए का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो इसको हम ए डी जे ए ऐसे, चाहे ए डी जे ऐसे मतलब लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है क्या है, आप जानते हैं कि सहखंडज आव्यूह। अब सामने आ गया आव्यूह, पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, सारणी। तो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें सहखंडज आव्यूह क्या है। सहखंडज आव्यूह कह रहा है किसी भी वर्ग आव्यूह के अवयवों के संगत सहखंडजों से या सहखंडों से बने हुए आव्यूह का परिवर्त करना है, का ट्रांसपोज करना है। क्या करना होगा, सबसे पहले वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सहखंडज निकालिए, उसको उस अवयव के स्थान पर रिप्लेस करिए। प्रत्येक अवयवों के संगत सहखंडों से निर्मित आव्यूह, संगत सहखंड को अवयव के स्थान पर रखिए, तब जाकर के एक आव्यूह बनेगा। अब उसका परिवर्त कर दीजिए। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख दीजिए, तब जाकर के वह क्या बनाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई आव्यूह है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक, इसके जो है संगत सहखंडों से बना आव्यूह पहले निकालेंगे। मान लीजिए क्या, मान लेते हैं कि A11 का जो संगत सहखंडज आव्यूह सहखंड होगा, जो आपको पता है कि सहखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं। A11 के लिए इसके पंक्ति इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, इसका जो है वज्र गुणन कर लेंगे और इसका चिन्ह इसके साथ रख लेंगे। अब A12 का संगत निकालना, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, चार अवयव मिले, इनका जो है वज्र गुणन कर लेंगे और साथ में इसका चिन्ह रख देंगे। इस तरह से जो संगत सहखंड जो बन जाएगा। संगत सहखंड को अगर हम M से प्रेजेंट करें, M से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। ठीक, सहखंडज क्या होता है, ये M जो हम बता रहे हैं इसको आप पिछले वीडियो में देख लीजिए। अब क्या करना है कि A का सहखंडज आव्यूह, A का सहखंडज आव्यूह बराबर मान लेते हैं B। B क्या होगा, एक नाम हमने मान लिया B। देखिए इसके पंक्ति को इसके स्तंभ में, अर्थात M11, M12, M13 को यहाँ रख लिया, M21, M22, M23 को यहाँ रख लिया, M31, M32 और M33 को यहाँ रख लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि A का सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट मैट्रिक्स आप ऐसे ही बनाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ देखिए प्रमेय कह रहा है कि यदि A एक n क्रम का वर्ग आव्यूह है, तब A गुणे एडजॉइंट A इज इक्वल टू उसके जो A यानी सारणी का जो मान होगा, मॉड्यूलस यहाँ पे है, ये सारणी का मान है, सारणी के मान के बराबर होगा। यानी कि उस आव्यूह और उसके ये जो एडजॉइंट A है, एडजॉइंट A के गुणा के करने पर वह जो उसके सारणी के मान के बराबर मान देगा। ऐसे ही एडजॉइंट A B यानी A और B का गुणा करके फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, तो वो अलग अलग एडजॉइंट B गुणे एडजॉइंट A के गुणा के बराबर होगा। ऐसे ही एडजॉइंट A डैश का मतलब A का ट्रांसपोज कर लिया गया, तो A का ट्रांसपोज मतलब उसके पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल करके उसका एडजॉइंट निकाला जाएगा, तो वह A के एडजॉइंट के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक, एक
बात है यहाँ पर कि एक नोट है, प्रत्येक प्रतिलोमी अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। पिछले वीडियोज में भी हमने पढ़ा था कि अद्वितीयता क्या है। प्रत्येक प्रतिलोमी अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय, यानी कि उसका व्युत्क्रम केवल और केवल एक ही होगा यदि वह प्रतिलोम उसका ज्ञात किया जा सकता है तब। यदि प्रतिलोमी अवयव है तो उसका व्युत्क्रम अद्वितीय होगा, यानी केवल एक होगा। ठीक, ये प्रमेय है। देखिए पहली प्रमेय से अगर किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालना हो और हम सारणिक विधि का प्रयोग करें, हालांकि अवयव का व्युत्क्रम निकालने के लिए आप प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। यहाँ पर हम सारणिक का, अगर सारणिक विधि इसको बोले हैं, सारणिक का यूज करके अगर निकालना चाहते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा कि ये जो एडजॉइंट ए है और ये जो ए है, एडजॉइंट ए और ए, हम इस सारणिक के मान को अगर इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/a, सारणिक का मान एडजॉइंट a इज इक्वल टू 1/a। देखिए अब ये जो 1/a है इसका मतलब क्या, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a एडजॉइंट a। देखिए अर्थात किसी भी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम का मतलब कि उसका पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स में डिवाइड कर दीजिए किसका, उसके सारणी के मान का। अर्थात किसी वर्ग अवयव को सबसे पहले उसके सारणी का मान निकालिए। इससे दो फायदे होंगे कि यहाँ पर हमको उसका मान रखना ही है, और अगर वह 0 के बराबर नहीं है तभी उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, अन्यथा अगर वह 0 के बराबर हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। व्युत्क्रमतया उसको व्युत्क्रम निकाल सकते हैं या नहीं ये भी पता कर लेंगे उसके सारणी का मान निकाल करके। तो उस अवयव का सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के बाद उसमें 1 यानी उसके सारणी का मान मॉड्यूलस ए क्या डिवाइड कर देंगे तो आपको ए इनवर्स पता चल जाएगा। देखिए ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे हमको ए इनवर्स निकालने के लिए, यानी कि मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिए, इससे रिलेटेड प्रमेय देख लीजिए। ए बी इनवर्स, यानी ए बी का गुणा करने के बाद उसका इनवर्स निकाले तो वह बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स के बराबर होगा। आइए इसको सिद्ध करते हैं। सेंस हम देख रहे हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दोनों पक्षों में ए बी से गुणा करने पर आप लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में ए बी से गुणा करने पर फिर निचले लाइन में ये चीज लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ए बी इंटू ए बी इनवर्स, अब ए इनवर्स ए और यहाँ पे बी इनवर्स बी, यह ए इनवर्स ए आई के बराबर हो जाएगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 के बराबर हो जाएगा। यह भी आई के बराबर, आई इंटू आई आई ही होता है। अब यहाँ पर है ये ए बी पर पूरा पर इनवर्स, ए बी इनवर्स इंटू ए बी दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आई, क्योंकि आई इंटू आई ही होगा। अब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए ये आई अपॉन ये जो ए बी है यहाँ पे गुणा के रूप में जब पक्षांतर में तो उधर ले जाएंगे, वज्र गुणन दिखाएंगे तो उसको भाग, इस तरह से ए बी इनवर्स इज इक्वल टू हम बी इनवर्स ए इनवर्स पाते हैं। ठीक, ये प्रमेय पूरी प्रूव हुई। अब देखिए इस पर आगे हमको क्वेश्चंस करना है, और क्वेश्चंस करने के बाद हमको क्रेमर रूल और अवयव विधि से 2 या 2 से अधिक चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने सीखना है। तो अब इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस फंसते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3 5 2 4, तब a इनवर्स ज्ञात करिए। देखिए ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। इस पर सबसे पहले देखिए कि A11 का सखंडज, A11 का सखंडज, अब ये हमको पता चल गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सारणी के ए का मान, यानी 3 5 2 4, 3 चौके 12, 5 गुना 10 यानी कि 2 देख लीजिए। ठीक, A11 का सरखंड इसके पक्ति इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, ये पॉजिटिव है, प्लस में ही रहेगा, क्या मिलेगा 4, देख लीजिए। ऐसे ही अब A12 का सरखंडज ये निगेटिव आएगा, इसके पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया 2। अब A211 का सरखंडज देखिए ये प्लस था, ये निगेटिव आएगा, इसके पक्ति इसके स्तंभ को छोड़ दिया तो 5। ऐसे ही A22 का सरखंडज देखिए माइनस वाले प्लस आएगा और इसके पक्ति इसका छोड़ दिया इसके स्तंभ को तो आया 3। ठीक, अब A के अवयवों के संगत, ए के अवयवों के संगत, यहाँ पर देखिए सहखंडज जो मैंने लिख दिया सहखंडज नहीं होगा, सहखंडज नहीं होगा, सगुणनखंड होगा, सगुणनखंड, संगत सगुणनखंडों का आव्यूह। सबसे पहले आप देख लीजिए, A11 की जगह 4 को रिप्लेस करेंगे, फिर -2 को, -5 को, फिर 3 को रिप्लेस कर लिया। अब A का जो है सहखंडज आव्यूह यहाँ पे एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसके पक्ति को स्तंभ में बदल लीजिए, स्तंभ को 4 -2 यहाँ पर, -5 और 3 यहाँ पर, ये हुआ। अब आप जानते हैं कि A इनवर्स बराबर 1 सारणिक A का मान और यहाँ पर जॉइंट A, 1 सारणिक A का मान कितना है 2, यानी 1/2, 4 -5 -2 और 3, ये आंसर दे सकते हैं। या आप चाहें तो 2 का समय डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा 2 -5/2। सिंस ये क्या लिखा हुआ है, ये है आव्यूह, आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हुआ। अगर सारणिक लिखा होता तो या तो केवल पक्ति में गुणा होता या तो केवल स्तंभ में किसी एक। अब यहाँ पर जाएगा -1 और हो जाएगा 3/2 आंसर। ठीक है, ये तो 2 × 2 का रहा। ऐसे 3 × 3 का भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम्पल को देखिए, अपने बुक्स में और भी एग्जाम्पल्स हैं उनको देखिए और क्वेश्चंस को लगाइए। इसके आगे क्रेमर विधि रह जाएगा और आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना रह जाएगा। तो मैं बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहा हूँ, आप सभी क्वेश्चंस यहाँ तक क्वेश्चंस को लगाइए। जो क्वेश्चंस फंसते हैं आपके, आप हमसे पूछिए। और अब कल जो वीडियो बनेगा उसमें हम क्रेमर विधि और सब वो जो है आव्यूह विधि से हल करने के लिए हम लोग सीखेंगे। हो सकता है कि कल मतलब मेरी तरफ से लास्ट वीडियो होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं तब उसमें वीडियो और बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।